नमस्कार, हॉर्न लेवल टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय बसंत उत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं, संगीत और इतिहास की जीवंत झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में तमाम विभागों की सहभागिता और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से प्रकृति, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयोजन में नृत्य, गीत और बैंड की मधुर प्रस्तुतियां सभी का मन मोह रही हैं। अगले 2 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की लोक परंपराओं, लोकगीतों और लोक संगीत को करीब से जानने और महसूस करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये केवल मनोरंजन का अवसर नहीं, बल्कि अपनी सभ्यता और इतिहास को समझने का भी अहम मंच है। राज्यपाल ने लोगों से आह्वान किया कि इन 3 दिनों को उत्सव की तरह मनाएं और प्रकृति के साथ आत्मिक जुड़ाव स्थापित करें। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराएं हम सभी को नई ऊर्जा देती हैं। मुझे अत्यंत खुशी है कि लोक भवन के प्रांगण के अंदर में 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल वसंत उत्सव का हमने शुरू कर दिया है। श्री गणेश किया है, शुभारंभ किया है और जो एक्साइटमेंट है उसको देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। सबसे सुंदर बात उत्तराखंड की है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, योगदान देते हैं। आज जो हमने फूलों की क्वालिटीज को देखा है, ऐसा लगता है कि प्रभु का हमारे फूलों के ऊपर में खास एक आशीर्वाद है। उन फूलों की सुंदरता, उनका साइज, उनके अंदर में जो सुगंध है वो अपने आप से अलग है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हर किसान ने, हर प्रोग्रेसिव किसान ने जो बागवानी में बिलीव करते हैं, जो उनके अंदर पैशन है, लगन है, उन्होंने यहाँ पर अपने फूल को डिस्प्ले किया है और उन्होंने सबके साथ में साझा किया है कि इतने सुंदर फूल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे फूल ही एक अर्थव्यवस्था में, हमारे पैशन में, हमारे पर्स में, हमारे इनकम में एक बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। सर, मेरा नाम तनुश्री बलोती है। हम लोग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से आए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। प्रेम नगर से आए हैं हम लोग और हमारे यहाँ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टूडेंट्स को और फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो इस बार हम बसंत उत्सव में अपना स्पेशली पिकल और चटनी लेके आए हैं ऑयस्टर मशरूम की, जो कि हमारे यहाँ शुरू से लेके एंड तक हम ही करते हैं। मतलब कि प्रोडक्शन भी हम करते हैं, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सब हम ही करते हैं। बाकी हमारे यहाँ माल्टा और लेमन के जूसेस अवेलेबल है। मैं इसे काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करूँगी, क्योंकि एक तो फ्लावर्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा पीसफुलनेस देता है। और उसके बाद जो यहाँ पे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फ्लावर पेटल कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल है, वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, जो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हर साल मैं यहाँ पे आती रहती हूँ एंड इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स भी लगते हैं, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी मिलती है। एंड द मेन थिंग, देहरादून की एक बेस्ट प्लेस है ये राजभवन, तो वहाँ पे नॉर्मली तो आ नहीं पाते, तो इस फेस्टिवल के कारण हम यहाँ पे आना भी हो जाता है, तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगता है ये। मेरा एक रसपर्णा ग्रीन नाम से ब्रांड भी है, जिसमें कि हम पहाड़ के चीज़ों को रिपैकेजिंग करते हैं, जैसे कि जो जीआई प्रोडक्ट है उत्तराखंड का, राजमा, मुनस्यारी का राजमा, गहत की दाल, ये सारी चीज़ें। और किसानों से, उत्तराखंड के किसानों से, जैसे पहाड़ी माल्टा हो गया या जो भी प्रोड्यूस होता है उत्तराखंड में, उससे हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए हैं। हेल्दी मिल्क प्रेमिक्स हो गया, वाइल्ड हनी को भी हम लोग ये कर रहे हैं, प्रोबायोटिक पिकल्स बनाते हैं। कुछ चीज़ें खास है जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ना ही ऑनलाइन भी अगर मिलेगा तो वो हमारा ही मिलेगा अमेज़न पे। जैसे बनाना जैम हो गया, आंवला जैम हो गया, तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट। आंवला, पहाड़ी आंवला, जिसको लोग कोई पूछ नहीं रहा है जंगलों में, तो उसको हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम किसानों तक खुद जाकर, मैं भी खुद भी किसान हूँ, और खुद ला करके वहाँ से और हेल्दी चीज़ें बना रही हूँ। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा। सत्र में 11 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। वहीं बजट सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर सरकार का कामकाज बढ़ेगा तो सत्र की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार तिथि तय करती है, उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस सहित सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि कामकाज के आधार पर तय होती है, अगर आवश्यकता पड़ी तो सत्र बढ़ाया जाएगा।
मंत्रणा समिति तय करती है। सरकार का कार्य बढ़ेगा तो आगे बढ़ सकता है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि सरकार चीजें तिथि तय करती है, लेकिन फिर कार्य मंत्रणा बैठती, कार्य मंत्रणा में चीजें तय होती है। इसलिए कार्य मंत्रणा में कांग्रेस सभी दलों के लोग होते हैं। इसलिए कितने दिन का सत्र है, सरकारी काम जितना होता है उतने दिन सत्र होता है, तो सत्र को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ाया भी जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजे जाने और गैरसैंण की व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जपिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय अवधि पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। सरकार गैरसैंण में संसाधनों और सुविधाओं की बढ़ोतरी की दिशा में पहले से ही कार्य कर रही है। जपिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी शासन में गैरसैंण को पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा, जहां नियमित रूप से सत्र संचालित हो, विधायक, मंत्री और अधिकारी मौजूद रहें। आगे उन्होंने दावा किया कि सरकार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा चुकी है और आने वाले समय में गैरसैंण में सरकार की गतिविधियां और अधिक सशक्त रूप में दिखाई देंगी। चुनाव बहुत दूर हैं और चुनावों की दृष्टिगत योजनाएं अभी से कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, संगठनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत से दायित्वधारी हो गए, दर्जा राज्य मंत्री जो अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं या अन्य दायित्वों पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं, तो सब जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और इसमें कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है और केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव संचालन समिति के तथ्यों के आधार पर ही भविष्य की योजनाओं का निर्माण होता है। बजट सत्र को लेकर घनसाली विधानसभा से बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए कुल 9 प्रश्न लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र प्रदेश के लिए बेहद अहम होता है, जिसमें जनहित और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाता है। विधायक ने बताया कि सरकार संबंधित मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों से निरंतर संवाद के बावजूद कई जरूरी विषय ऐसे होते हैं जिन्हें सदन में औपचारिक रूप से रखना आवश्यक होता है। अब देखना यह होगा कि लगाए गए 9 प्रश्नों में से कितने प्रश्न चर्चा के लिए सूचीबद्ध होते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश भर में बीजेपी और कांग्रेस के राजनेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में कालाढूंगी विधानसभा के मौजूदा विधायक बंशीधर भगत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कालाढूंगी विधानसभा से दर्जनों नेताओं ने दावेदारी पेश की है। इसी के चलते उन्होंने अपना रिटायरमेंट वापस लेने का निर्णय किया और दोबारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। विधायक बंशीधर भगत के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि कालाढूंगी विधानसभा में टिकट की दौड़ में उनके आसपास कोई भी नहीं टिक पा रहा है। बंशीधर भगत ने बताया कि हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, विधायक बंशीधर भगत संगठन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। विद्यालय का काम है, तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने इतना ही कहा कि भाई अभी तो मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन फैसला तो पार्टी को करना है, पार्टी जिसको देगी वो लड़ेगा। लेकिन जब लोगों ने अपनी मैं करी तो मैंने कहा मैं रिटायर नहीं हूँ, तो मैं कहाँ कर रहे हो, और कोई अर्थ नहीं है उसका। लेकिन निर्णय तो हाईकमान ने करना है, वो जो करेगा वो सबको मंजूर होगा। मसूरी में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने नगरपालिका पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। इसके अलावा जनता को राहत देने के बजाय बिना गजट नोटिफिकेशन के दरें बढ़ाने और पर्यावरण मित्रों की छटनी करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने स्थानीय लोगों से आह्वान किया है कि नगरपालिका की ओर से अपनाई जा रही गलत नीति का विरोध करें। उन्होंने कहा कि दरें बढ़ाने से पूर्व गजब नोटिफिकेशन किया जाता है और शासन से स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाना था, लेकिन नगर पालिका की ओर से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मसूरी शहर की जनता का शोषण किया जा रहा है। मैं यही निवेदन करूंगा नगर पालिका अध्यक्ष का, मसूरी की जनता का बेवकूफ बनाना बंद करें और जिस तरीके से लूट खसोट आपके द्वारा ये मचाई जा रही है इसको तुरंत बंद करें। एक तरफ आप बोलते हैं कि हमने तनख्वाह 15,000 कर दी और दूसरी तरफ आप 25 सुपरवाइजर्स को निकाल देते हैं। ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप एक 10 लाख का टेंडर 25 लाख का करते हैं, उसके बाद उसमें छटनी करके जो वहाँ पे एम्प्लॉय, जो गरीब महिलाएं और जो मसूरी के एक बेरोजगार महिलाएं और जो यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, आप उन्हें हटाकर आप उन्हें बेरोजगार करके आप बोल रहे हैं हम छटनी करेंगे, तो इतना पैसा आप कहाँ ले जाएंगे, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं और किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आप ना ही ये जो चार्जेस हैं, और मसूरी के लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि केवल 30 रुपए और 50 रुपए ही जो यूजर चार्जेस हैं जो गजट नोटिफिकेशन में हैं वो ही दिए जाए।
भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डन का 7वां संस्करण रानीखेत के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलेगा। इस संस्करण में दोनों पक्षों से 120 सदस्यों का दल शामिल है, जिसमें जम्मू सैनिक सुरक्षा बल की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के सैनिक शामिल है। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। उधर सरोवर नगरी कुमाऊं विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से डीएसबी परिसर नैनीताल में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए 46 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें 13 स्टॉलों को लगाकर विद्यार्थियों ने अपने द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जिसका विद्यार्थियों के साथ कॉलेज प्रशासन के शिक्षकों और कर्मचारियों ने जमकर लुत्फ उठाया। बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना रहा। विद्यार्थियों ने मेले में ऊन से बने फूल, तहर के गुड्डे गुड़िया, हाथ से बने आभूषण, लकड़ी की सजावट के सामान, मोमबत्तियां, पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद और हस्त निर्मित उपहार सामग्री आकर्षण का केंद्र बने रहे। उत्तराखंड हर साल आपदा का दंश झेलता है। जब आपदा आती है तो राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन कई बार अधिकारियों और सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों को वर्षों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिथौरागढ़ में 9 वर्षों में आई आपदा में कई परिवार बेघर हो गए। राज्य सरकार पुनर्वास की घोषणा कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इसे लेकर कोई काम नहीं किया गया। लिहाजा लोगों में न सिर्फ भारी आक्रोश है, बल्कि पिथौरागढ़ में आपदा पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। पिथौरागढ़ के धारचूला में 2017 में आई दैवीय आपदा में ग्राम पंचायत छलमा छिलासौ का पूरा गांव भूस्खलन की भेंट चढ़ गया। तब से ग्रामवासी मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर शासन प्रशासन के द्वार खटखटाते रहे, परंतु कुछ परिवारों को ही राहत मिली। अधिकांश आज भी उपेक्षित है। पूरा क्षेत्र ऐसी बाहुल्य होने के बावजूद सरकार की चुप्पी अनेक प्रश्न खड़े करती है। आज एक बड़ा दुख का विषय है जो आज हम पूरा पैदल यात्रा का जो एक प्रधान जी द्वारा निर्णय लिया गया, आज पूरे गांव के चेहरों में मायूसी छा रखी है, एक उदासी छा रखी है कि हम लोगों को छत कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये प्रशासन से गुहार लगा के हम पूरे ग्राम सभा के जितने भी गणमान्य लोग सब थक गए हैं। प्रधान जी खुद स्वयं वर्तमान में प्रधान है, निर्विरोध उनको इस भरोसा से बना रखा है कि हमें पुनर्वास दिलाया जाए। तो प्रधान ने भी अथक प्रयास करके जो पैदल यात्रा का हम लोगों ने निर्णय ले रखा है, अगर कहीं ना कहीं प्रशासन हमें आज भी गुमराह करता है तो हम कहीं से रुकने वाले हैं, झुकने वाले हैं। आगे जो भी हम धारचूला पहुंचने के बाद भी अगर हमारा प्रशासन नहीं सुनता है, शासन नहीं सुनता है, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए और वहाँ पर भूख हड़ताल तो करेंगे और हम आत्मदाह करने के लिए तैयार होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जिस हिसाब से आपने घोषणा किया उस हिसाब से हमारे छलमा छिलासों को पुनर्वास कराने का कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में आपदा प्रभावित गांव छलमा छिलासौ के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग पर 100 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर तहसील मुख्यालय के लिए कूच किया। ग्राम प्रधान पूजा वर्मा, बीडीसी सदस्य बसु देवी के नेतृत्व में ग्रामीण झंडों के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। इससे पूर्व ग्रामीणों की गांव में बैठक हुई। प्रधान पूजा वर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में गाँव में 136 परिवारों का विस्थापन हुआ था। 52 परिवारों का ही विस्थापन किया गया, जबकि 84 परिवारों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। खुशी है कि मैं ग्राम सभा छलमा छिलासुंग का एक निवासी हूं और दुखी भी है कि ग्राम सभा छलमा छिलासुंग एक ऐसी भी ग्राम सभा होने के नाते उसमें लाचार बेबस छोड़ा जाता है, जहां पे कोई भी नेता उसका प्रतिभाग या उसका नेतृत्व नहीं करता है, क्योंकि वहाँ के ग्राम सभा के लोग एससी के लोग ये तो कहीं ना कहीं महिला के रूप में देखा जाता है। पहले भी पूर्व में भी जब 136 का शासन द्वारा लिस्ट बनाया गया उसमें से 52 परिवार का विस्थापन किया गया। क्या 84 परिवार उनके भाई लोग नहीं थे? क्या 84 परिवार उस गांव के निवासी नहीं थे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी महोदय से माध्यम से ऊपर जिला अधिकारी इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना सोशल मीडिया से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, एक ग्रामवासी होने के नाते कि गांव का देखभाल करें, उनका विस्थापन करें।
और हम प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हैं। हम पूरी जनता हैं। आज तो हम अपने सिंगल आए हूँ, कल परिवार और बच्चों को लेके भी साथ में प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत के साथ चलूँगा। प्रधान ने बताया कि वर्ष 2016-17 में आई भीषण आपदा में मल्लीघर, तल्लीघर, छेलांद और तोप में भारी नुकसान हुआ। ये आपदा प्रभावित अभी भी विद्यालय, पंचायत घर, मिलन केंद्र में शरण लिए हुए हैं। पीड़ित परिवारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने छोटी आपदा पीड़ित परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई शुरू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के विस्थापन नहीं किया तो वो आंदोलन करने को विवश होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 साल पहले यह घोषणा किया गया था कि छलमा चिलासों का संपूर्ण विस्थापन होगा, जिससे मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा होता है वो फास्टैग की तरह काम करता है, पर छलमा चिलासों का फास्टैग की तरह नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव में जो है फास्टैग की तरह कार्य नहीं हुआ। हमारी पूरी ग्राम सभा की जनता, हम न्याय की देवी कोटगारी माता, नौला देव, हमारे इष्ट सिद्धवा देव, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग जो है पूरी जनता एक झंडा लेकर के हम तहसील की ओर पैदल यात्रा कर चुके। पदयात्रा में 80 से ज्यादा महिला पुरुष शामिल हुए। ये केवल एक गांव की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। साथ ही पूजा वर्मा ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक समस्त पीड़ित परिवार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण है, लिहाजा कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसी तरह ऋषिकेश में भी हजारों एकड़ वन भूमि पर वर्षों से कब्जा है, लेकिन यहां सत्ताधारी पार्टी के विधायक अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बनबुलपुरा की तरह यहां भी सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के 2 जिलों में अतिक्रमण की 2 तस्वीरें। एक योग नगरी ऋषिकेश की जहां वन भूमि वर्षों से अतिक्रमण की है, तो दूसरी तस्वीर हल्द्वानी के बनबुलपुरा की है, जहां रेलवे की जमीन पर वर्षों से कब्जा है। और दोनों मामले देश के सर्वोच्च न्यायालय में हैं और दोनों मामलों में कोर्ट का आदेश है। बनबुलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण में कोर्ट का आदेश है कि जमीन रेलवे की है, लिहाजा कोई मालिकाना हक नहीं जता सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 से 31 मार्च के बीच विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय हो सके। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार पहले ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये प्रक्रिया और स्पष्ट हो गई है और प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है कि वहां से अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, और सरकार तो डेफिनेटली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करेगी, लेकिन साथ ही उसमें एक तथ्य निकल कर ये आया है कि जिन लोगों के पास उचित दस्तावेज है और जो बरसों से वहां बसे हुए हैं, तो सरकार उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ निर्णय ले सकती है, और ऐसा संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है और वो अतिक्रमणकारियों की श्रेणी में आते हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये तो भारत का संविधान भी इजाजत नहीं देता कि आप किसी की भी भूमि के ऊपर अतिक्रमण करें और वहां जाकर बस जाएं। तो संविधान का भी हम लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए। बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सवाल है कि ऋषिकेश में भी वन भूमि का कब्जा है और इसमें तो कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया। तो ऋषिकेश के मामले में बीजेपी विधायक क्यों अतिक्रमणकारियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बनबुलपुरा में तो 30 एकड़ जमीन पर ही कब्जा है, लेकिन ऋषिकेश में तो हजारों एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण है। बड़े बड़े मकान से लेकर दुकान तक बने हैं, जैसे बनबुलपुरा में बने हैं। तो क्या राज्य सरकार ऋषिकेश मामले में वह रुख अपनाएगी जैसा बनबुलपुरा को लेकर पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऋषिकेश में सर्वे हो रहा था, लोगों ने जब हंगामा किया तो फिर बीजेपी के विधायक हंगामा करने वालों के पक्ष में खड़े हो गए। देखिए, बात चाहे बनबुलपुरा की हो चाहे ऋषिकेश की हो, जहां पर भी अतिक्रमण होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, जहां पर भी कब्जाधारी होंगे या अतिक्रमण होगा,
जो बरसों बरसों से भी अगर करा रखा है या हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हो रही है और ये कानून के तहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश है। मुझे लगता है कि ना तो इसमें राजनीति होनी चाहिए और ना ही इस प्रकार की राजनीति करके कहीं ना कहीं इस प्रदेश को हिंसा की ओर भड़काने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग इस तरह के प्रकरण को हवा देने का काम कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन है और जहां पर भी, चाहे ऋषिकेश की बात हो और चाहे हल्द्वानी वनभूलपुरा की हो, तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण सरकार के द्वारा पहले भी हटाए गए हैं, जो गलत तरीके से, चाहे धार्मिक स्थलों के हों, चाहे मजारे हों, चाहे वहां पर जो छोटी छोटी चीजों को बना करके अतिक्रमण कर लेते हैं और वहां पर बरसों बरसों तक बैठे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश दिया है तो उसका पालन सरकार भी करेगी। और ये कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में जो चीज विचाराधीन होती है उसके लिए किसी को भी इस प्रकार की राजनीति करना शोभा नहीं देता, खासकर विपक्ष को। तो इस पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। वनभूलपुरा रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है और ऋषिकेश में वन भूमि की 2866 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र पर दशकों से चले आ रहे अवैध कब्जे और अतिक्रमण से मामले जुड़े हैं, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस स्थिति को चौंकाने वाला बताया और राज्य सरकार को फटकार लगाई कि हजारों एकड़ वन भूमि सुनियोजित तरीके से हड़प ली गई। कोर्ट ने खाली पड़ी सभी वन भूमि को तुरंत कब्जे में लेने और नई निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश तो दिया ही, साथ ही एक जांच समिति का गठन भी किया है और राज्य सरकार से सभी अतिक्रमणकारियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। फिलहाल कोर्ट ने मौजूदा आवासीय मकानों को तुरंत तोड़ने पर रोक लगाते हुए केवल खाली भूमि और नए निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ सरकार की नरमी दिखती है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। चाहे मामला हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र का हो या ऋषिकेश क्षेत्र का हो, जहां भी बरसों से बसे हुए लोगों को सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार की इस तानाशाही का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बरसों से जहां पर लोग बसे हुए हैं, उनके बच्चे वहां पर पल रहे हैं, वो अपना भविष्य वहां पर समझते हैं, तो सरकार को उनको उजाड़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। एक ओर तो भाजपा सरकार कहती है कि हर गरीब के पास जो है सरकारी छत होगी और दूसरी ओर उसकी छत उजाड़ने का वो काम कर रही है। अगर सरकार को लगता है कि बरसों से बसे हुए लोगों को उजाड़ना जरूरी है, तो सबसे पहले उनके पुनर्वास की योजना जनता के सामने रखे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।